बासिम, वो जो लैपटॉप सामने रख के कोई ज़रूरी काम कर रहा था, फरीहा अफरीदी की पुकार पर उन्हें देखने लगा। जी छोटी मामा, वो उन्हें जवाब देता साथ ही तेज़ी से लैपटॉप पर उंगलियां चलाकर अपना काम भी कर रहा था। बेटा, मोमल का फेयरवेल है आज स्कूल में, वो रेडी हो रही है, तुम उसे छोड़ाओगे क्या? मोमल के पापा तो ऑफिस हैं और अरसम भी निकल गया है। जवान लड़की है, ऐसे सच संवर कर अकेली जाए मुनासिब नहीं लगता मुझे। वो उसे मसरूफ़ देखकर पूरी बात तफसील से बासिम के गोश गुजार कर गई। वो कलाई में बंधी घड़ी पर नज़र डालकर वक्त देखने लगा। डोंट बी फॉर्मल छोटी मामा, आप उसे कहें रेडी होकर बता दे, मैं छोड़ आता हूँ। उसके कहने पर वो सर हिलाती वहाँ से चली गई। उसे काम करते मज़ीद 15 मिनट गुजर गए जब वो कमरे में दाखिल हुई। कैसी लग रही हूँ मैं? वो जो पूरी तरह से काम में गर्क था, मोमल की आवाज़ पर चौंक उठा और सर उठाकर उसे देखने लगा। उस पर पड़ी सरसरी नज़र जल्द पलटकर वापस नहीं आ सकी थी। वो यकटुक उसकी तरफ देख रहा था, जो पैरों तक जाता मुंगिया रंग का फ्रॉक, गोल्डन कलर का दुपट्टा कमर के पीछे से गुजार कर बाजू में हाइल किए खड़ी थी। कमर तक जाते स्याह बाल उस वक्त खूबसूरत से स्टाइल में कैद थे। बालों की आवारा लटें गालों को चूम रही थी। लंबी पलकों को मस्कारे से मजीद बोझल किए, आंखों में काजल डाले, गुलाबी गालों को मसनूई रंग से मजीद गुलाबी किए और भरे भरे होंठों को गुलाबी रंग से रंगे। वो कमसिन हसीना, बला की हसीन और दिलरुबा लग रही थी। दिलरुबा। बासिम के मुंह से बेसाख्तगी में ये दो लफ्ज़ अदा हुए जो सामने मौजूद लड़की को लर्जा गए थे। क्या सच में अच्छी लग रही हूँ? उसके सवाल पर वो ठिठक कर होश की दुनिया में वापस लौटा। फिर अपनी बेसाख्तगी याद आते 2 उंगलियों से पेशानी सहलाने लगा। हाँ हाँ, बहुत अच्छी लग रही है मेरी स्वीटी, हमेशा की तरह। पर उसकी बात अधूरी छोड़ने पर वो नासमझी से उसकी तरफ देखने लगी। पर क्या? वो बेचैनी से इस्तफसार करने लगी। पर यह कि मेरी स्वीटी मेकअप के बगैर सबसे अच्छी लगती है, बल्कि मेकअप के बगैर ज़्यादा अच्छी लगती है। बासिम के कहने पर वो मुंह बिसोर गई। आज ही तो तैयार हुई हूँ, मैं नहीं उतार रही अब मेकअप। वो नाक चढ़ाकर बोली, उसे हंसने पर मजबूर कर गई। अच्छा ना, अपना आईफोन तो निकालें और मेरी अच्छी सी पिक्स बनाएं। मोमल बेतकल्लुफ़ी से उसकी जेब से मोबाइल निकाल कर उसके हाथ में थमा गई और खुद जाकर बासिम के कमरे के साथ लगी। बासिम की दीवार गिर तस्वीर के पास खड़ी हो गई। अरे यहाँ क्यों खड़ी हो गई हो? इसमें तो मैं भी आ रहा हूँ। वो कैमरे का एंगल सेट करते तस्वीर खींचने से पहले बोला। हाँ ना, इसीलिए मुझे आपके इस बड़े से कमरे का यही हिस्सा सबसे ज़्यादा पसंद है। अब जल्दी से बनाए ना, लेट हो रही हूँ मैं। वो हंसपे आदत नाक चढ़ाकर कहती पोज देने लगी। झल्ली। वो सर झटक कर उसकी तस्वीरें बनाने लगा, जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब जानता था कि 50 तस्वीरें बनवा कर भी एहसान करके कहेगी, हैं तो कम पर चलें, इतने में ही गुजारा कर लेती हूँ। अच्छा है, अब हम दोनों सेल्फीज़ लेते हैं। उसकी बात पर वो बेबसी से गहरा सांस भरकर रह गया। ढेर सारी तस्वीरें बनाने के बाद आखिरकार वो उस पर एहसाने अजीम करती उसे नीचे आने का पैगाम दे गई। वो उसे लिए स्कूल पहुंचा तो वो पुरजोश सी तेज़ी से बाहर निकलने लगी। जब वो उसकी कलाई थाम कर एक झटके से उसे रोक गया। क्या हुआ? मोमल सवालिया नज़रों से उसकी आंखों में देखने लगी। कुछ नहीं, बस यही कहना चाहता था कि अपना बहुत ख्याल रखना और कोल्ड ड्रिंक्स कम पीना। पता है ना, उससे गला ख़राब हो जाता है तुम्हारा। फ्री होने से 10 मिनट पहले मैडम के मोबाइल से कॉल कर देना ताकि मैं वक्त पर लेने पहुंच सकूं। अब जाओ, शाबाश। बासिम उसे ताकीद करता उसका गाल नरमी से थपथपा गया तो वो मुस्कुराकर सर हिलाती गाड़ी से निकल गई। उसकी दोस्तें उसे गेट के पास ही मिल गई, जो उसका इंतज़ार कर रही थी। उसके अंदर जाने के बाद बासिम गाड़ी वहाँ से भगा ले गया। मोमल, वो जो नीना के साथ बातें कर रही थी, माहम के पुकारने पर उसकी तरफ देखने लगी। जी। वो पूरी तरह से उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। तुम्हें स्कूल छोड़ने ये जो हैंडसम सा लड़का आया वो कौन है? माहम के सवाल पर मोमल मुस्कुरा दी। वो बासिम भाई हैं, मेरे बड़े पापा के बड़े बेटे। बासिम का जिक्र करते उसकी आंखों में एक खास चमक उतर आई थी। भाई? लाइक सीरियसली? वो इतना हैंडसम लड़का तुम्हारा भाई है? पर जिस तरह वो तुम्हें देख रहा था, उससे तो लगता है वो तुमसे मोहब्बत करता है। माहम की बात पर वो पल भर के लिए चौंकी, फिर मुस्कुरा दी। हाँ ना, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बचपन से ही। उसके लहजे में बासिम के लिए मोहब्बत और इज्जत देख माहम कुछ सोचने लगी। पागल, मैं उस मोहब्बत की बात नहीं कर रही, बल्कि उस मोहब्बत की बात कर रही हूँ जो एक जवान लड़के को एक जवान लड़की से होती है, और उस मोहब्बत के बाद वो लोग शादी करते हैं। माहम की बात पर मोमल की आंखें शौक की वजह से खुली की खुली रह गई। पर ऐसा कैसे हो सकता है माहम? वो भाई हैं मेरे, मैं उन्हें भाई कहती हूँ। वो उसकी आवाज़
उसकी आवाज़ और अल्फाज दोनों में बेयकीनी थी। क्यों नहीं हो सकता? तुम दोनों सगे बहन भाई थोड़ी हो। और वैसे भी मैंने बहुत गौर से देखा और महसूस किया था कि बासिम भाई तुमसे बहन वाली नहीं बल्कि दूसरी वाली मोहब्बत करते हैं। माहम की बात के जवाब में वो चुप रही। बेयकीनी थी कि ख़त्म होने को ना आ रही थी। क्या सच में बासिम भाई उससे मोहब्बत करते थे? बाकी का सारा फंक्शन मोमल इंजॉय ही ना कर सकी। उसके जहन में बस माहम की बातें ही गूंज रही थी। वापसी के सफ़र पर बिल्कुल खामोश थी, जिसे बासिम ने खासा महसूस किया। मोमल, आर यू ओके स्वीटी? जब अपने नाम की पुकार पर भी उसने कोई रिस्पॉन्स ना दिया तो वो उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछने लगा, जी क्या हुआ? वो चोर नज़रों से अपने कंधे पर मौजूद बासिम का हाथ देखती हवास भागता हुई थी। यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मेरी स्वीटी को क्या हुआ? इतनी चुप चुप और गुमसुम क्यों है? क्या कोई बात हुई है स्कूल में? बासिम के सवाल पर वो तेजी से नफी में सर हिला गई, जैसे बात पकड़े जाने का खदशा लाहक हो। फिर ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? वो सच में उसके यूं गुमसुम होने पर परेशान हो चुका था। नहीं, एक्चुअली मैं थक गई हूँ ना, इसलिए। वो उसको मुतमईन करने की खातिर मुस्कुराकर वजाहत दे गई। जानती थी वो ऐसे कभी पुरसकून नहीं होगा। उसका ये अंदाज देखकर मोमल का दिल धड़क उठा। दिमाग में फिर से माहम की बातें गूंजने लगी। मासूम कच्चा जहन जलालत की राह पर गामजन हो चुका था, जिसका नतीजा आगे जाकर बहुत बुरा निकलने वाला था, जिससे वो अनजान थी। वक्त पर लगाकर उड़ता चला जा रहा था। अरसम ट्रेनिंग के लिए जा चुका था और बासिम आजकल काफ़ी मसरूफ़ रहने लगा था। ऐसे में वो बेचैन सी बोलाई बोलाई घर भर में फिरती रहती। माहम की बातों ने उसका दिमाग बिल्कुल ही अलग सिमत में मोड़ दिया था। बासिम के लिए उसके दिल में मौजूद मोहब्बत दिन ब दिन मजबूत होती जा रही थी। यही वजह थी कि वो बासिम के सामने जाने से कतराने लगी कि कहीं उसका राज ना खुल जाए, वो उसकी आंखों में मौजूद मोहब्बत को ना पढ़ ले। बासिम आज घर ही था। मोमल का दिल उसके दीदार के लिए मचला तो दिल की पुकार सुनती वो उसके कमरे में जाने के लिए उठ खड़ी हुई। इससे पहले कि वो दरवाज़ा खोलकर अंदर जाती, कमरे से आती आवाज़ों ने उसे वहीं रुकने पर मजबूर कर दिया। बासिम, होश में तो हो तुम? क्या कह रहे हो? उसके बड़े पापा की आवाज़ उसे सुनाई दी तो वो उलझ गई। बड़े पापा इतने गुस्से में क्यों हैं? वो सोच कर रह गई। पापा, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। मैंने कह दिया ना कि मुझे रुजीना से शादी करनी है। बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं उससे। पापा, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। मैंने कह दिया ना कि मुझे रुजीना से शादी करनी है। बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं उससे। उसके अल्फाज दरवाजे के बाहर खड़ी मोमल पर बिजली बनकर टूटे थे। उसके सर पर आसमान ही तो टूट पड़ा था। जिस्म लरजने लगा और टांगें कांपने लगीं उसकी। उससे अपने पाँव पर खड़ा रहना मुश्किल लगने लगा था। वो दीवार का सहारा लेकर ज़मीन पर बैठती चली गई। आंसू तवातर से गालों पर बहने लगे। वो कांपते हुए हाथ मुंह पर रखकर अपनी घुटी घुटी सिसकियों को रोकने की कोशिश करने लगी, पर इस कोशिश में मुहाल हो गई उसकी जान। उसने सोचा कि इससे पहले कि उसकी हालत कोई और देखे, वो यहाँ से चली जाए, पर जैसे ही उसने उठने की कोशिश की तो मुंह के बल गिर पड़ी। मोमल! फरीहा आफरीदी जो अपने कमरे से निकल रही थी, उनकी नज़र दरवाजे के बाहर गिरती मोमल पर पड़ी तो वो चीख उठी और उसकी तरफ भागी। उनकी चीख और कुछ गिरने की आवाज़ सुनकर कमरे में मौजूद तीनों अफराद भी कमरे से बाहर निकले। मोमल! बासिम उसे पुकारता तेजी से उस तक पहुंचा और उसका सर गोद में रख गया। मोमल, वेकअप! क्या हो गया इसे छोटी मामा? उसका चेहरा थपथपाता वो बेचैनी से पूछने लगा। पता नहीं मेरी बच्ची को क्या हो गया बासिम। फरीहा आफरीदी रोती जा रही थी। बासिम ने जल्दी से उसे बाजुओं में भरा और बाहर की तरफ भागा। अस्पताल पहुंचते उसे इमरजेंसी में दाखिल कर लिया गया। वो चारों उस वक्त अस्पताल के कॉरिडोर में बैठे उसकी सलामती की दुआएं मांग रहे थे। अरसम कमरे के बाहर यहाँ से वहाँ टहलता बेचैनी से अपनी पेशानी मसलता बार बार उस कमरे में देख रहा था जहाँ मोमल मौजूद थी। कुछ देर के बाद डॉक्टर कमरे से बाहर निकला तो बासिम तेजी से डॉक्टर की तरफ बढ़ा। डॉक्टर, मोमल कैसी है अब? क्या हुआ? ऐसे अचानक बेहोश क्यों हो गई? वो ठीक तो है ना? बेचैनी से एक साथ इतने सवाल उसने किए तो उसकी परेशानी देखता डॉक्टर उसके कंधे पर हाथ रख गया। रिलैक्स जेंटलमैन, आप लोग उन्हें वक्त पर अस्पताल ले आए, इसलिए ज़्यादा परेशानी का नहीं सामना करना पड़ा। इन्होंने किसी बात का स्ट्रेस लिया है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से इनका नर्वस ब्रेकडाउन होते होते बचा है। 2 घंटे तक इन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। बस आप कोशिश करें ये स्ट्रेस ना लें और खुश रहें। उन्हें तफसील से आगाह करता डॉक्टर वहाँ से चला गया, जबकि वो ये सब सोचकर परेशान थे कि ऐसी कौन सी परेशानी थी आखिर मोमल को। 2 घंटे बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया गया तो वो उसे घर ले आए। मोमल
मोमल ने बहुत इसरार पर भी नहीं बताया कि उसे क्या परेशानी है। वो सबको यही यकीन दिला रही थी कि वो बिल्कुल ठीक है। बस एकदम सर चकरा गया और वो बेहोश हो गई। इन चंद दिनों में ये बात घर भर में फैल चुकी थी कि बासिम किसी लड़की को पसंद करता है और उससे शादी के लिए डट चुका है। लड़की पाकिस्तानी थी पर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड गई हुई थी। बासिम के माँ बाप शदीद खफा थे, मगर वो अपनी बात से 1 इंच भी पीछे नहीं हट रहा था। वो बेदिली से किचन की तरफ जा रही थी ताकि अपने लिए चाय बना सके। उसका सर शदीद दर्द कर रहा था। लाउंज के पास से गुजरकर वो किचन की तरफ जा रही थी जब बड़ी मामा के अल्फाज उसके कान में पड़ते उसके कदम जंजीर कर गए। बासिम कल की फ्लाइट से जा रहा है उस मनहूस के पास। मैं क्या करूं फरीहा, मेरा दिल बंद हो रहा है। मैंने बासिम के पापा को भी समझाने की कोशिश की, वो नहीं मान रहा तो आप ही मान जाए, उसकी ख्वाहिश पूरी कर दें। मैं नहीं रह सकती अपने बेटे के बगैर। पर ना तो बेटा सुन रहा है मेरी और ना शोहर। वो रोती हुई फरीहा अफरीदी से बात कर रही थी। मोमल को लगा वो सांस नहीं ले सकेगी। कब उसकी मोहब्बत इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गई उसे इल्म ना हुआ। आंखों से नमकीन पानी बहने लगा। उसने गीली सांस अंदर खींची और किचन में जाने का इरादा तर्क करती बासिम के कमरे की तरफ चल दी। वो अब मजीद ताखीर नहीं कर सकती थी। इससे पहले कि सब कुछ रेत की मानिद उसके हाथों से फिसल जाता, उसे अपने लिए, अपनी मोहब्बत के लिए स्टैंड लेना था। बासिम के कमरे का दरवाज़ा पहले ही खुला हुआ था। वो जाकर दरवाजे में खड़ी हो गई। बासिम जो पैकिंग करने में मसरूफ़ था, उसकी नज़र मोमल पर पड़ी तो मुस्कुराकर उसे अंदर आने का इशारा करने लगा, पर वो वहीं खड़ी रही। आप आज जा रहे हैं क्या? वो नाजुक सी दोशीज़ा घबराई सी कमरे के दरवाजे में खड़ी उदासी से महवे सवाल थी। हाँ, जा रहा हूँ। वो अलमारी से कपड़े निकालकर बेड पर पड़े सूटकेस में रख रहा था। अंदर आ जाओ स्वीटी, वहाँ क्यों खड़ी हो? वो शर्ट सूटकेस में रखता उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। वो धीरे से चलती इशारे से उसके इशारे पर बेड के किनारे पर टिक गए। आप वाकई किसी को पसंद करते हैं क्या? अंदाज झिझक लिए हुए था। यस, पसंद नहीं करता, मोहब्बत करता हूँ। और ना सिर्फ मोहब्बत करता हूँ बल्कि शादी भी करने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी खुशी में सब शरीक हों, पर मेरे घर वालों ने मेरी पसंद को देखे बगैर ही ठुकरा दिया। मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ रुजीना से। घर वालों से मेरा खून का रिश्ता है जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। पर अगर मैं पीछे हट गया तो रुजीना मुझसे बहुत दूर हो जाएगी, जो मुझे बिल्कुल काबिल कबूल नहीं। वो उसके मुकाबिल बैठा उसका हाथ थामे नरमी से बोल रहा था। वो उसकी छोटी सी गुड़िया थी जिसको हमेशा वो बच्चों की तरह ट्रीट करता था। वो जानता था वो उससे बहुत अटैच्ड है और उसके दूर जाने से परेशान भी, पर वो उस पगली के दिल का बदलता हाल कहाँ जानता था। मैं भी तो आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं कैसे आपके बगैर रहूँगी? वो आज जी कड़ा करके बोल ही गई थी। हाँ, मैं जानता हूँ कि मेरी स्वीटी मुझसे बहुत प्यार करती है, पर मुझे अभी जाना है। दुआ करो जल्दी से सब ठीक हो जाए और हम सब साथ में रहें। वो उसकी बात को मामूल की तरह ले रहा था। आप प्लीज़ रुजीना से शादी ना करें प्लीज़। मैं आपको रुजीना से भी ज़्यादा चाहती हूँ। मुझसे ज़्यादा कोई आपसे प्यार नहीं कर सकता। प्लीज़ आप मुझसे शादी कर लें। वो उसका हाथ अपने शर्ट पड़ते कांपते हाथों में थाम कर गिड़गिड़ाने लगी। जबकि उसकी बात सुनता बासिम झटके से अपना हाथ उसके हाथों से छुड़ाकर बेड से दूर खड़ा होता, आंखों में बेयकीनी लिए अपनी छोटी सी महज 17 साला स्वीटी को देख रहा था। बेयकीनी थी कि ख़त्म होने को आ ही नहीं रही थी। तुम होश में तो हो? ये क्या बकवास कर रही हो? हाँ, जानती भी हो कि किसके सामने क्या बकवास कर रही हो तुम? छोटी बहन समझता हूँ तुम्हें मैं, और तुम अभी के अभी दफ़ा हो जाओ यहाँ से। नफ़रत हो रही है मुझे तुम्हारी इस मासूम शक्ल के पीछे छुपे कॉलेज चेहरे से। वो तैश में अपने गमो गुस्से की शिद्दत से फटते सर को पकड़कर उस पर चीखा था। आप ऐसे बोलकर मेरे दिल में मौजूद अपने लिए मोहब्बत के जज्बात ख़त्म तो नहीं कर सकते ना? वो बहती आंखों के साथ बेबसी से बोली। अगर मैं औरत पर हाथ उठाना मर्दानगी की तौहीन ना समझता तो अल्लाह की कसम तुम्हारा चेहरा भी थप्पड़ों से लाल कर देता। आज के बाद अपनी ये दोगली सूरत मत दिखाना मुझे। निकलो मेरे कमरे से बाहर। शिद्दत से चिल्लाता वो उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर निकाल गया। जबकि वो सुन्न होते दिमाग के साथ अपने पीछे धाड़ से बंद होते दरवाजे की आवाज़ सुनने के बाद अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी चीखों का गला घूंटती मुर्दा कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। उसके जाने के बाद बासिम सर पकड़कर ज़मीन पर बैठ गया। ये क्या हो गया था? ऐसा क्यों हुआ था? ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं। वो बुड़बुड़ाकर अपना चेहरा हाथों में थमा गया।
आज उसकी फ़्लाइट थी, वो जा रहा था अपनों को खफा करके, अपनों से बहुत दूर, और ऐसे में वो झल्ली ढीठ बनी फिर उसके सामने आ खड़ी हुई। आप समझते क्यों नहीं, बहुत मोहब्बत करती हूँ मैं आपसे, वो बेबसी से चिल्लाई। और तुम मानती क्यों नहीं कि बहुत नफ़रत करता हूँ मैं तुमसे। सर्द लहजे में एक दफ़ा फिर से नफ़रत का इजहार किया गया था। मैं आपकी बेजा नफ़रत को लाजवाल मोहब्बत में बदल दूंगी, बस एक मौका तो देकर देखें प्लीज़। बेबस लहजा इल्तजाइया हुआ था। खुशफहमी है तुम्हारी, इस्तेज़ाइया लहजे में जवाब आया। ये यकीन है मेरा। लहजे के साथ साथ आंखों में भी वाज़ेह था यकीन। यकीन। मुकाबिल के होंठों पर भरपूर तंजिया मुस्कुराहट दोहराई। एकदम वो कुर्सी से उठा, कोट का बटन बंद किया, एक नज़र बाएं हाथ की मजबूत कलाई में पड़ी कीमती घड़ी पर डाली और दाएं हाथ से माथे पर बिखरे बाल संवारे। फिर कदम उठाता ऐन उसके सामने आ खड़ा हुआ, जो जब्त से सुर्ख होती नम आंखें लिए खड़ी थी। तुम दावा कर रही हो कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, तो कैसे साबित कर सकती हो अपने इस दावे को? अगर साबित कर सकती हो तो तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट हैं इस काम के लिए। वो दोबारा घड़ी पर नजर डालता मसरूफ अंदाज में गोया हुआ, मैं आपके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर सकती हूँ। आपके लिए अगर कोई कुर्बानी देना चाहूँ तो उसके लिए सबसे कम दर्जा अपनी जान देना है। आपके बगैर तो वैसे भी मर ही जाऊंगी। मैं सच कह रही हूँ, मैं मर जाऊंगी। अब के बेबसी के इंतहा को पहुँचते आंसू आंखों की सरहद पार करते गालों पर बिखरे। तो फिर मर जाओ, वो सब फाकी से कहता अपना रुख मोड़े तेजी से वहां से निकलता चला गया। उसकी बात सुनते वो पल भर के लिए साकित हुई, पर अगले ही पल उसके नाजुक होंठ दिलकश मगर उदास मुस्कुराहट में फैल गए। वो धीरे धीरे कदम उठाती साइड टेबल पर पड़ी फ्रूट बास्केट तक गई और उसमें पड़ी तेज धारी छुरी उठाकर अपनी कलाई पर रख ली। अगर मेरा महबूब इस तरह खुश है तो मेरी हर सांस भी उसकी खुशी के लिए कुर्बान। वो आंखें बंद करती छुरी का दबाव हाथ पर बढ़ा गई। एकदम से कलाई से निकलती सुर्ख खून की धार फर्श पर बिछे सफ़ेद कालीन पर गिरने लगी। वो साकित आंखों से तेजी से बहते खून पर नजरें जमाए खड़ी थी। खून बहने से उसके जिस्म में नकाहत होने लगी तो लड़खड़ा कर औंधे मुंह नीचे गिरी। आंखें धीरे धीरे बंद होने को थी। वो जो मोबाइल लेने कमरे में वापस आया था, सामने नजर आता मंजर देख अपनी जगह पत्थर का हो चुका था। आंखों देखा मंजर बेयकीन सा था। होश आते ही वो दौड़ता हुआ उसकी तरफ लपका और उसका सर उठाकर अपनी गोद में रखा। हे वेक अप, ये क्या कर दिया तुमने पागल लड़की? वो जब्त खोता चीखा। कहा था ना मर जाऊंगी मैं आपकी खातिर। अब तो यकीन करेंगे ना, मोहब्बत करती हूँ आपसे। मैं इकरार करती हूँ कि आप मेरी ज़िंदगी में आने वाले पहले मर्द हैं और मुझे आपसे बेपनाह मोहब्बत है। मोहब्बत का आखिरी इजहार करती वो थोड़ा सा ऊपर उठी, दूसरा हाथ उसकी गर्दन में डालकर उसका सर अपनी तरफ झुका गई। उसके होंठों को हल्का सा छूते वो पुरसकून होती पीछे हटी, जबकि उसकी गर्दन एक तरफ ढलक गई। वो साकित सा उसके सर पड़ते बेजान वजूद को बाहों में लिए बैठा था। उसने कहा था वो मर जाएगी और वो वाकई उसकी मोहब्बत में मर गई थी। चेहरे पर स्पाट तासुरात लिए वो अस्पताल के कॉरिडोर में बेंच पर बैठा था। मुसलसल हिलती एक टांग ज़हनी खलफिशार का पता दे रही थी। कुछ ही फासले पर अरसल आफरीदी कमर पर हाथ बांधे बेचैनी से यहाँ वहाँ चक्कर काट रहे थे, जबकि कमरे का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर बाहर आया। बासिम अपनी जगह पर ही रहा। अरसल आफरीदी जल्दी से डॉक्टर की तरफ बढ़े। देखें मिस्टर अरसल, मैं आपको कोई भी झूठी तसल्ली या दिलासा नहीं दूंगा। अभी कुछ दिन पहले ही वो ट्रॉमा में थी, उनका नर्वस ब्रेकडाउन होते होते बचा। मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म भी किया था कि इनकी ज़हनी हालत अच्छी नहीं है, इन्हें सिर्फ सुकून चाहिए। पर अब फिर से कुछ दिन के बाद उनकी ज़हनी हालत इस कदर अबतर होना और इनका कलाई काट लेना, ये कोई अच्छा साइन नहीं है। आप इनसे इनका मसला पूछें और उसे हल करें। खून ज़्यादा नहीं बाहर जिसकी वजह से इनकी जान बच गई, पर ज़रूरी नहीं कि हर बार ऐसा हो। इनको होश आ चुका है और इनकी ज़ुबान पर बासिम नाम की ही गर्दान है बस। आप मिल सकते हैं हमसे। डॉक्टर की बात के जवाब में एक बेबस बाप क्या कहता। अरसल आफरीदी फ़कत सर हिलाकर रह गए और बासिम की तरफ देखने लगे। उनके इशारे पर वो कमरे की तरफ बढ़ने लगा। जब उसकी जेब में मौजूद मोबाइल बज उठा, उसने मोबाइल जेब से निकाला तो स्क्रीन पर नजर आते नंबर को देख लब भींच गया। उसके बढ़ते कदम पीछे को हटने लगे। मेरी फ़्लाइट है चाचू, मुझे जाना है अब, वो एक सांस में कहता वहाँ से अरसल आफरीदी के गले लगता तेज़ी से निकलता चला गया।
वो आंखें बंद किए जहाज की सीट से टेक लगाए बैठा था। उस दुश्मन जां की हालत का सोचते दिल पर बर्छियां चल रही थीं। गुजरे 1 महीने की रुदात किसी फिल्म की तरह उसके दिमाग में चलने लगी। मोमल के साथ लूडो खेलने के बाद वो आराम की गर्ज से जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, उसका फ़ोन बज उठा। व्हाट्सएप पर रोजीना की कॉल आ रही थी। रोजीना बासिम की यूनिवर्सिटी फेलो और अच्छी दोस्त थी। एमबीए कंप्लीट करने के बाद वो यूएस चली गई थी। उसके बाद दोनों का राब्ता बहुत कम हो गया था। बासिम ने कॉल अटेंड की और सोफे पर जा बैठा। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं मैडम? इस नाचीज़ को कैसे याद कर लिया आज? उसका लहजा काफ़ी खुशगवार था। बासिम, उसकी भीगी आवाज़ सुनकर बासिम चौंक उठा। क्या हुआ रोजीना, तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? उसकी आवाज़ में फ़िक्र महसूस करके रोजीना और ऊंची आवाज़ में रोने लगी, जिस पर बासिम घबरा गया। बासिम, हम प्रेग्नेंट। उसकी बात पर बासिम एक मर्तबा फिर चौंका। तुमने शादी कब की? वो वाकई हैरान था। मैंने शादी नहीं की बासिम, मैं जैक के साथ रिलेशनशिप में थी। उसने बोला हम जल्दी शादी कर लेंगे। पर बासिम, इतना कहकर वो फिर से फूट फूट कर रो दी। उसकी बात सुनता बासिम झटकों की जद में था। वो सोच भी नहीं सकता था कि रोजीना जैसी सुलझी हुई लड़की ऐसी हरकत कर सकती है। पर क्या रोजीना? अब की दफ़ा उसका लहजा संजीदा था। जब जैक को पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो पहले तो उसने कहा अबॉर्शन करा लूँ, और जब मैंने इनकार किया तो उसने इस बच्चे से ही इनकार कर दिया। वो कहता है कि ये बच्चा उसका नहीं है। मैंने पता नहीं किसके साथ। उसकी अधूरी बात का मतलब समझता वो लब भींच गया। अब क्या चाहती हो? मुझे ब्लड कैंसर है बासिम। एक और झटका। नेक्स्ट मंथ मेरी डिलीवरी है। मैं नहीं जानती बासिम कि मैं बचूंगी भी या नहीं। मेरे पेरेंट्स ने मुझसे कता ताल्लुक़ कर लिया है। मैं मर गई तो मेरे बच्चे का क्या होगा बासिम? प्लीज़ मेरे बच्चे को अपना लो, वो रुल जाएगा बासिम। मुझ पर यह एहसान कर दो। एक मरती हुई औरत तुमसे भीख मांग रही है। बासिम का दिमाग सुन्न हो चुका था। उसने कुछ भी कहे बगैर कॉल बंद कर दी। अगले ही दिन उसके माँ बाप तक ये बात पहुँच चुकी थी कि वो अपनी क्लास फेलो रोजीना से शादी करना चाहता है। जानता था वो कभी नहीं मानेंगे, और ऐसा ही हुआ था। 15 दिन के अंदर अंदर बासिम यूएस जाने का सारा इंतज़ाम कर चुका था। पर इस दौरान वो काम हुआ जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, और वो था मोमल का बासिम से इजहार मोहब्बत। बासिम नहीं जानता था कि कब उसकी छोटी सी स्वीटी उसके दिल की मकीन बन गई। वो उसकी मोहब्बत नहीं, इश्क था, पहला बचपन का इश्क। वो जानता था कि वो उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखती। वो अपनी बात हमेशा दिल में दफना कर रख सकता था, अपनी मोहब्बत को दफन कर सकता था दिल में। उसके लिए मोहब्बत को दिल में छुपाना और उसी के सहारे ज़िंदा रहना ही खुशकुन था। पर मोमल के इजहार के बाद सब बदल गया। वो नहीं चाहता था कि मोमल का इजहार कबूल करके वो एक मरते हुए इंसान का दिल तोड़ दे। एक मरती हुई औरत की आखिरी ख्वाहिश पर वो मोमल की मोहब्बत कुर्बान कर गया। उसे लगता था कि ये वक्ती जज्बा है, पर 4 साल के बाद जब वो वापस लौटा तो उसकी आंखों में मौजूद लाफानी मोहब्बत बासिम आफरीदी को गलत साबित कर गई। वो चाहता तो मोमल को वापस हासिल कर सकता था, पर अब वो अकेला नहीं था। उसके साथ मनाहिल भी थी, रोजीना की बेटी, जिसकी पैदाइश के वक्त उसकी माँ चल बसी। बासिम के लिए बहुत मुश्किल वक्त था वो, पर उसने सब संभाल लिया। जब मनाहिल 10 माह की हुई तो तब बासिम ने घर बताया कि उसके यहाँ बेटी हुई है और रोजीना की वफ़ात हो चुकी है। उस दिन से उसके माँ बाप वापस आने पर इसरार करने लगे, पर वो ना आया, और जब आया तो तब सब बदल गया। बासिम आफरीदी की मोहब्बत पर शिद्दत का खौल चढ़ गया और मोमल आफरीदी की मोहब्बत पर नफ़रत का।